हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सुषमा प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, बहुत सारे मैट्रिमोनियल विवादों के अंतर्गत कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में होता है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि कौन अपनी तरफ से स्टेप ले। अरे सर, उनकी तरफ से तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। और कई बार इस चक्कर में जो लड़का होता है वो अपनी तरफ से कोई स्टेप ले लेता है। कई बार डाइवोर्स फाइल कर देता है, कई बार रेस्टिट्यूशन का केस फाइल करता है, कई बार लीगल नोटिस भेजता है, कई बार पुलिस कंप्लेंट करता है। यानी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करता है ऐसा जिससे चीज़ों की शुरुआत हो जाती है। अब दोस्तों देखो, आप एक चीज़ के लिए पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि भाई अगर आप किसी भी स्टेप को लेते हैं तो वापसी में भी आप पे 2-3 केस आएंगे। एंड अगर आप रेडी हो 3-4 केसेज को एक साथ चलाने के लिए और ट्रैवल करने के लिए, सारी चीज़ों को झेलने के लिए, तो फिर ठीक है। मैंने बहुत से मामले ऐसे देखे हैं, शुरुआत में तो लड़का कहता है सर मैं तो रेडी हूँ और एक ना एक दिन तो ये सब करना ही पड़ेगा, लेकिन जब केसेज आते हैं तो झेल नहीं पाता, क्योंकि हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वही समझ सकता है जो पिछले 5-7 सालों से इस चीज़ में फंसा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं बेचारे जो पूरा लाइफ निकल गया, सर मैं 50 साल का होने वाला हूँ, अभी क्या होगा, अभी भी मेरे को लगता है 10 साल और लगेंगे। तो ऐसे में दोस्तों फिर सब खत्म हो जाता है, कुछ रहता नहीं। तो जोश में किसी चीज़ को कहना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आप होश से सोचेंगे तो एक अलग बात होती है। और दोस्तों यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मामला आया मेरे पास, उसमें लड़का इंडियन आर्मी में, और लड़के ने कहा मेरे पास अपनी वाइफ के 180 फोटोग्राफ और 4 वीडियोज हैं जो कि बिल्कुल ओपन है कि वो किसी और के साथ रिलेशन बना रही है, ऐसे वीडियोज हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी उसके ऊपर 498 दर्ज होगा। लड़की कह रही है मैं 498 दर्ज कराऊंगी, बाकी केसेस दर्ज कराऊंगी, और सारे केस दर्ज होंगे। सोचिए, मतलब इतना सब कुछ उसके पास है कि सामने वाली लड़की गलत है और उसके साथ इतना गलत कर रही है, और उसके बावजूद भी उस पर और उसके परिवार पे 498 दर्ज हो रहा है, और वो सालों तक उसे झेलने को मजबूर है। ये स्थिति आज के समय पे चल रही है। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए हस्बैंड के सामने यही बात है कि भाई मैं करूं क्या। चलिए, एक जजमेंट भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस जजमेंट में क्या था, पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल किया। और दोस्तों यहाँ पर जो मेरा फोकस रहता है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वीडियो जब डाइवोर्स केस की बात होती है, मैं कहता हूँ या तो डाइवोर्स डालो मत, और डाइवोर्स डालो तो भैया बहुत मेहनत के साथ डालो। इस तरह से नहीं कि सोच लिया कि बस डाइवोर्स डालना है और जल्दबाजी में आकर के एक डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, अपनी कहानी लिखी उसमें। देखो, आपके मुताबिक जो चीज़ जैसी है जरूरी नहीं कोर्ट उसको वैसे ही कंसिडर करे। फॉर एग्जांपल, कोई आप क्रियोलिटी की घटना दिखा रहे हो, जरूरी नहीं कोर्ट उसको क्रियोलिटी माने, फिर उसके पीछे आप क्या एविडेंस दे रहे हो वो भी मैटर करता है। तो इसलिए जो भी केस आप फाइल करते हो उसका जो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट होता है वो हमेशा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप नीचे से ऊपर तक भी जाओगे तो केवल आपके कागज की वैल्यू है। वर्बली क्या हुआ कोर्ट के अंदर से कोई नहीं देख रहा, वो सारी चीज़ें ऑफ रिकॉर्ड होती हैं। ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? आपकी पिटीशन, आपके एविडेंस, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्री चीज़ें हैं उसकी मेन वैल्यू है। तो सबसे पहले डाइवोर्स फाइल करने से पहले आप मेहनत करो इस चीज़ पर, ये देखो कि जो हम लिख रहे हैं उसमें वो सारी चीज़ें आगे जाके चलेंगी या नहीं चलेंगी। वरना सही बता रहा हूँ, आपके कई साल खराब हो जाएंगे, डाइवोर्स तक सपना बन के रह जाएगा। जो जजमेंट बताने वाला हूँ ये भी कुछ ऐसा है। यहाँ पति ने क्रियोलिटी के बेस पे एक केस डाइवोर्स का फाइल कर दिया। अब केस तो हो गया फाइल, लेकिन जब पूरा ट्रायल चला तो फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब मैं आप में से बहुत सारे लोग भुक्तभोगी हैं जिनके डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, किसी का 2 साल से, किसी का 3 साल से, और किसी के 4 साल से, और कह रहे सर 4 साल हो गए चलते चलते, अब तो केस जाकर के एविडेंस पे आया पिटिशनर के। सोचिए खत्म कब होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति है। अब आप सोचिए ट्रायल चलाना कितना मुश्किल है, और फैमिली कोर्ट में आपने पूरा ट्रायल चलाया और एंड में फैमिली कोर्ट ने कह दिया आपके ग्राउंड सफिशिएंट नहीं, प्रूव नहीं होते, केस हो गया खारिज। आपके सीधे से सीधे 5-6-7 साल खराब। अब इस मामले में क्या था कि सेम ऐसा ही हुआ, जो उसका तलाक की पिटीशन थी फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दी। अब उसने चुनौती दी इसको हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखा, क्रूरता की क्या घटनाएं दिखाई हैं, क्या एविडेंस है, लड़की की क्या स्टेटमेंट है। कोर्ट ने कहा भाई इस मामले में जो पत्नी है वो उसको प्रेशराइज करती थी कि वो अपने पेरेंट्स से अलग रहे, और ये करना पूरे तरीके से क्रूरता है। कोई भी बेटा अपने माता पिता से अलग नहीं होगा और ना रह सकता है, माता पिता कहाँ जाएंगे। और दोस्तों ये अमूमन आज के परिवेश में हो रहा है। जो आधुनिक सभ्यता है, लड़कियां 10-10 दिन रहती हैं और 11वें दिन कहने लगती हैं कि भाई अपने माँ बाप को छोड़ अलग फ्लैट ले और मेरे साथ वहाँ रहे। मतलब जिन्होंने पूरी जिंदगी पाल करके इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज कमा रहा है, तुम 10 दिन की आई हुई हो और तुम ये कहती हो कि अपने माँ बाप को छोड़ दूं, सारी जिम्मेदारी को भूल जाऊं, उन्होंने जितना 20-22-25 साल में मेरे लिए किया है सब पे मिट्टी डाल दूं और जाकर के तुम्हारे साथ रहूं। क्या ये पॉसिबल है? यही चीज़ कोर्ट ने भी मानी। भैया ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं हो सकती अपने माँ बाप को छोड़ दो। और अगर कोई लड़की ऐसा कहती है तो सीधी बात अपने पति पर क्रूरता कर रही है, क्रूरटी कर रही है। साथ ही पत्नी के बयान भी एक जगह पर आए थे कि भाई ऐसा है, उसका भी उसके साथ अपने पति के साथ रहने का कोई भी इरादा नहीं है। तो कोर्ट ने कहा भाई जब तुम्हारा इरादा भी नहीं है, इतने सालों से तुम अलग भी हो, और उसके माँ बाप से अलग होने के लिए तुम कहती थी, जो कि क्रूरता है, तो इन सब आधारों पर उसको तलाक दे दिया गया। अब बात आई सारी ये कि हाईकोर्ट में भी काफी टाइम लगा होगा,
लोअर कोर्ट में भी काफ़ी टाइम लगा होगा। सब मिला जुला के अगर हम 10 साल भी कंसिडर करते हैं तो भाई बहुत बड़ा टाइम होता है। आपने 35 में डाइवोर्स डाला तो 45 और 45 में डाला तो 55, यानी एज निकल जाएगी। और डाइवोर्स आदमी लेता है क्यों है? डाइवोर्स का एक ही तो रीजन है कि भाई उसके बाद आपको सेकंड मैरिज करनी है। अगर आपको मान ले सेकंड मैरिज नहीं करनी तो डाइवोर्स का मकसद क्या है? कुछ भी नहीं। फिर डाइवोर्स में जाना ही क्यों? इतनी प्रक्रिया झेलनी क्यों? इतना पैसा लगाना क्यों? अगर सेकंड मैरिज करनी है तो डाइवोर्स में जाओ, वरना तो कोई मीनिंग ही नहीं है। और चलिए मान लेते हैं कि आप चले गए और आप हो गए 55 साल के, अब क्या सेकंड मैरिज होगी? एक कमेंट आ रखा था मेरे चैनल पे, मैं पढ़ रहा था कि सर जब मैं 498 एक्विटल के बाद लड़की देखने गया तो लड़की ने कह दिया कि तुम तो मेरी पापा की उम्र के हो। बताओ, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? तो ये एक काला सत्य है, तो इस चीज को हमें समझना है भाई। तो दोस्तों ये रियलिटी है। अब आप सोचो कि इसे कैसे बाहर आना है। इससे बाहर आने के दो तरीके हैं। या तो आप उनकी सारी जायज नाजायज डिमांड्स को मान करके उनको पैसे दे दो, या अगर आप ये सोचते हो कि भाई आपने कुछ गलत नहीं किया, उनका पैसा अधिकार का किसी भी प्रकार से बनता नहीं है, तो फाइट करो। अब फाइट कैसे करो? खाली डिफेंस मत करो। जैसे पता चले कि वो आपके साथ गलत करने वाले हैं, तुरंत आपके जो भी अधिकार हैं उनको एग्जीक्यूट करो। वो बात अलग है कि अब उन अधिकारों को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो उन पर क्या करना है, वो एक टेक्निकल मैटर है। क्योंकि क्या करना है, अब किस लेवल का, किस श्रेणी का करना है ताकि वो दबाव में आए, वो मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। लेकिन डेफिनेटली आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, और स्टेप भी इतने हार्ड लेने पड़ेंगे कि इन लोगों को समझ में आए कि गलत करने का नतीजा क्या होता है। अब दोस्तों जो ये वीडियो बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है जो लोग झूठे केस करते हैं। अब लोगों की अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है। कोई वीडियो देख लिया, अपना पर्सनल केस चल रहा है, उसमें किसी उसके हो सकता है उसकी बहन के साथ या किसी के साथ गलत हुआ, तो वो उस नज़रिए से चीज़ों को देखने लगता है। कहता भाई आपने ये वीडियो क्यों बना दिया? अरे भाई आपके पर्सनल केस में हो सकता है आपकी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हुआ हो, हम मानते हैं, लेकिन ये जो इतना चल रहा है बवंडर, इसको भूल जाएं, इसको छोड़ दें, इसके लिए कोई वीडियो ना बनाएं। आप एक पर्सनल केस के बेस पे बात कर रहे हैं, मैं लाखों लोगों के बेस पे बात कर रहा हूं, ये फर्क है। और फिर इससे आगे और सुनिए, एक बंदे ने ये लिख दिया कि मैं ईश्वर से प्रे करता हूं कि आपकी बेटी के साथ ये सब हो। आप मेरे परिवार पे कमेंट करेंगे? ये केवल आपकी मानसिकता का परिचय है। आप एक वीडियो को देखते हैं, आप मेरे परिवार को जानते नहीं हैं और आप मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे कमेंट कर रहे हैं। हर चीज की देखिए एक सीमा होती है, उस सीमा को अगर आप क्रॉस करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। और रही वैसे मेरी बेटी की बात, तो मेरी बेटी ईश्वर की कृपा से कुछ ही समय के बाद इस YouTube पे ही ये जो गोरख धंधा चल रहा है ना, इसके खिलाफ वीडियो लाएगी। समाज में जो भी कुरीतियां चल रही हैं, जो गंदगी चल रही है, इस पर आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? 10% महिलाएं ऐसी हैं जो कि जिनके साथ वास्तव में ऐसा होता है। हम तो उनकी तो बात ही नहीं कर रहे भाई, हम तो अपने वीडियो में बात कर रहे हैं कि जो महिलाएं गलत कर रही हैं, कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, उनसे कैसे बचाव करें इन फैमिलियों का। पूरे परिवार 2-2 किलोमीटर दूर से ट्रैवल कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपनी जमीनें बेच के केस लड़ रहे हैं। बेवकूफ है क्या वो? क्या उन्हें जरूरत पड़ रही है 2000 किलोमीटर दूर से माँ बाप को इतना दूर दूर लाने की? टेबल पे बैठ के रोने लगते हैं कि पलकों पे बिठा कर रखा हमने उसे, और वो ऐसा कर रही है। 1 महीना साथ रही, 10 दिन साथ रही, 2 दिन साथ रही। देखिए बहुत सीधी सी बात है, हर सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो एक्चुअल में प्रताड़ित हैं, लेकिन उन महिलाओं की प्रताड़ना का कारण भी ये झूठी महिलाएं हैं। कारण क्या है कि अगर एक महिला ने झूठा केस दर्ज कराया, दूसरी ने दर्ज कराया, और आज के समय तो धड़ल्ले से रोज कितने केस दर्ज हो रहे हैं, पुलिस को भी पता है, जज साहब को भी पता है, कोर्ट को पता है, सबको पता है कि किस रेशो में झूठे केस आ रहे हैं। तो ऐसे में जिन लोगों के साथ एक्चुअल में गलत हो रहा है, जिस महिला की वास्तव में पिटाई हो रही है, जिस महिला को वास्तव में दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, उस पर कोई विश्वास करने को रेडी नहीं है। अगर वो लिखती है कि मेरे से दहेज मांगा गया, मेरे से मार पिटाई की गई और मेरे को परेशान किया गया, तो हर एक व्यक्ति सोचता है कि यार वैसे ही झूठा मामला होगा जैसे आजकल चल रहा है। तो जो बेचारी महिलाएं एक्चुअल में परेशान है ना, उनकी परेशानी का भी बहुत बड़ा कारण यही मिसयूज ऑफ लॉ है जो लोग कर रहे हैं आज के समय पे। तो हमारा तो उद्देश्य मिसयूज ऑफ लॉ को रोकना है ना। अगर ये चीज रुकेगी तो ऑटोमेटिक फिर जो सही महिलाएं हैं जिनके साथ वास्तव में गलत हो रहा है, उनको भी न्याय मिलने लगेगा। लेकिन नजरिए का फर्क है, सोचने का फर्क है। और आप जो कोई आपको कोई चीज बता रहा है, लॉ की जानकारी दे रहा है, आप उसके परिवार पर पर्सनली कमेंट करने लग गए। देखिए वो तो हमारे पे टाइम नहीं है इतना हर एक से उलझने का, लेकिन फिर भी इसके बाद भाई अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो, क्या पता कौन सी चीज ईगो पे लग जाए। तो इस तरह की चीजें मैं यही सजेस्ट करूंगा, किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर मैं भी आपके परिवार पे कमेंट करने लगूं, आपको ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। आपको कोई लीगल बात है, लीगल क्वेरी, आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो उस बात से, उस चीज को आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसका एक दायरा है, उसकी एक लिमिट है, और उस लिमिट के अंदर रह करके अगर आप उन चीजों को कहते हैं तो मोस्ट वेलकम। किसी के भी बच्चे के लिए गलत बोलोगे तो ऑब्वियसली वो आपके प्रति एकदम नेगेटिव हो जाएगा ना। बस बात खत्म, इतना ही बहुत है, बाकी आप खुद समझदार हैं। और दोस्तों इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।